3 साल से ज़्यादा जो लगता है केस को रिजॉल्व करने में, ऐसे 50% केसेस है, मतलब 50% ऑफ द केसेस टेक मोर देन 3 years, 10% केसेस टेक मोर देन 10 years टू गेट रिजॉल्व, क्योंकि ये पाइल अप हो जा रहा है। मैंने अबाउट 15 डिस्ट्रिक्ट जजेस को इंटरव्यू किया है। उनको अपना जजमेंट लिखने के लिए समय नहीं मिलता है। अगर जजमेंट की क्वालिटी पुअर होती है तो ऑब्वियसली देन द केस इज अपील्ड फर्दर। अराउंड 40% ऑफ द टाइम ऑफ एटलीस्ट सिविल केसेस, इवन क्रिमिनल केसेस, गोज आउटसाइड द कोर्ट रूम, जिस दोनों पार्टी को लाने में और एविडेंस को कलेक्ट करने में टाइम लगता है। Is our judicial system capable and aware of the fact कि अब nature of delinquency जो है, अपराधों का तरीका या समाज में जो बिखराव है उनके तरीके भी अब डिजिटल हो गए हैं, चीजें बदल गई हैं। Are they capable of handling this? But I think we need more and more good judges. So I would encourage the best students out there to actively think of making a choice of becoming a judge when they get an opportunity. They should make that choice. नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। मैं विजेंद्र चौहान फिर से हम लेकर आए हैं कैजुअल टॉक का अगला संस्करण और इस बार हम मुख्यतः बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ। हम लोग आज, आप लोगों ने बार बार इस बात पर चर्चा की है, कमेंट्स में इस बात को रेज किया है कि जुडिशरी को लेकर बात नहीं हो रही है, न्यायपालिका को लेकर बात नहीं हो रही है। And I was fortunate to have a guest जिन्हें हम विभिन्न वजहों से जानते हैं। पहली बार तो हम इस देश के सबसे युवा वाइस चांसलर से मिल रहे हैं। हम लोग शोभित जी के साथ हैं। शोभित, यू वेलकम टू दिस कोर्स। I mean, as a teacher, as a university teacher, I never thought that I'll get this opportunity to address a vice chancellor of the university with the first name. I mean, and I'm so comfortable using first name with you. How does it feel to be the youngest vice chancellor of the country? Oh, it feels great. It feels great. More than the designation, matlab, I think it is a privilege that I have the opportunity of leading an academic institution, because I believe academics, education से समाज में transformation आ सकता है। तो मेरे लिए तो more मेरा responsibility से I'm more proud of that than just the designation. But yes, it feels great. Great. शोभित, आपने स्पेशलाइज किया है जुडिशरी को लेकर, खासतौर से आप जो है जो हमारी न्यायपालिका में बेपनाह केसेस पाइल्ड अप हैं। हमारे देश की न्यायपालिका में जो रिसर्च हम लोगों ने की उससे पता लगता है कि हमारे देश में जितने केसेस अदालतों में पेंडिंग हैं उतनी तो बहुत सारे देशों की जनसंख्या नहीं। दरअसल मुट्ठी भर देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या हमारे पेंडिंग केसेस से ज्यादा होगी। Yes. I am told that it is more than 5 crores. Yes. I mean, tell me, isn't it insane कि अगर देश में 5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं, are we good enough to call ourselves democracy then? No sir, जैसे कि हमें पता ही है कि judiciary is one of the key pillars of the democracy, one of the 3 important organs of the government बोलते हैं। एंड उसके बारे में बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है। जैसे आपने बताया कि 5 करोड़ के ऊपर पेंडिंग केसेस है। 5 करोड़ अगर पेंडिंग केसेस है, हर केस में 2 परिवार जुड़े हुए हैं, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो देश के 1/3 परिवार किसी कोर्ट केस से जुड़ रहा है। तो आपके भी एक्सपीरियंस में रहेगा और जो दर्शक है उनके एक्सपीरियंस में भी रहेगा कि आपके घर पे कोई ना कोई केस चल रहा होगा, या आप किसी को जानते हैं आपके निजी परिवार में जिनका कोई केस चल रहा होगा। तो इतनी बड़ी समस्या है और इसके बारे में ज़्यादा मीडिया में कवरेज नहीं आता है, ज़्यादा पॉलिटिकल जो नैरेटिव है उसमें कहीं पर इसकी चर्चा नहीं होती है। इतनी बड़ी समस्या, 5 करोड़ पेंडिंग केसेस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये केस ये नहीं है कि मतलब कोई और मतलब गवर्नमेंट किसी और से लड़ रहा है। 90% ऑफ दीज केसेस आर इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, मतलब लोएस्ट लेवल ऑफ जुडिशरी में 90% केसेस ऑफ द 5 करोड़ केस वहां पर पेंडिंग है। तो ये सामान्य लोगों की समस्या है। It is not an elite problem. But then, as you asked, why people are not talking about it? Why media is not talking about it? Why universities are not talking about it? Why other aspects in the public domain इस चीज पे चर्चा नहीं करते हैं? जब ये सब लोगों को प्रभावित कर रहा है, तो जाहिर है कि उन लोगों को भी प्रभावित कर रहा है जो इसके बारे में बात नहीं कर रहे। आई थिंक एक लेवल पर एक होप
गिव अप किया है लोगों ने, दैट इज वन। सेकेंडली, जुडिशरी एक बहुत ही क्लोज सिस्टम है, मतलब एक आम आदमी इसके बारे में ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। पॉलिटिशियन से आप हैप्पी नहीं है तो आप इलेक्शंस में मतलब आपका रिप्रेजेंटेटिव चेंज कर सकते हो, ब्यूरोक्रेसी में लोग घुस सकते हैं, राइट, यू कैन क्वेश्चन, यू मीट द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑन अ रेगुलर बेसिस, ये सब हो सकता है। बट समहाउ जुडिशरी इज सीन एज ए कंप्लीटली अलग इंस्टीट्यूशन जिसमें पब्लिक का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एंड जैसे मैंने बताया कि डायरेक्टली गवर्नमेंट माइट ऑल्सो बी बेनिफिटिंग फ्रॉम सम ऑफ दीज डिलेज। एंड इट इज प्रोबेबली इट इज बिकॉज अगर आप देखें तो हमारे विश्वविद्यालय में इस बात की बात बार बार होती है, लेकिन समाज भी इस बात को कहता है कि द प्रोसेस हैज बिकम पनिशमेंट, द प्रोसेस इटसेल्फ हैज बिकम पनिशमेंट। तो अब सरकारों को किसी व्यक्ति को सजा देने के लिए अब जरूरी नहीं है कि उसकी सजा का इंतजार करना है। अगर आप उन्हें लिटिगेशन में इन्वॉल्व कर देते हैं, अगर आप उनके खिलाफ केवल केस दर्ज कर देते हैं, तो एक सेंस में आपकी सजा शुरू हो जाती है। और ये सजा कभी आपकी बेल की लड़ाई के तौर पे दिखाई देगी, कभी चार्जशीट नहीं बहुत लंबे अरसे तक दायर हो रही है उस पर दिखाई देगी, और नहीं तो लंबी लंबी डेट्स के आधार पे दिखाई देगी। बट देन एनफ ऑफ टॉकिंग अबाउट कि ये है, why is it so difficult to fix it? Why can't we just appoint say 1000 judges and resolve the problem? Do you believe that number of judges, having more judges, can make the system work? Yeah, you believe no, it is not. But it's your understanding and your research. Definitely, I think ये जो solution आपने बताया है कि vacancy, for example, 22% वैकेंसी है, 5000 जजेस की कमी है इन द लोअर जुडिशरी, दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग। बहुत सारे स्टडीज हुए हैं जिसमें कहा गया है कि अगर ये वैकेंसीज भर जाते हैं तो एटलीस्ट पेंडेंसी और जमा नहीं होगी, केसेस विल स्टार्ट रिड्यूसिंग, मतलब पेंडिंग केसेस विल स्टार्ट रिड्यूसिंग। यू जस्ट सेड कि अभी जो सिचुएशन है उस सिचुएशन का मतलब ये है कि वी आर नॉट क्लियरिंग बैकलॉग, in fact backlog is piling up. Backlog is piling up, so we are that is how we have reached 5 crore pending cases. इसका मतलब है कि हर साल या हर वक्त में जितने नए केसेस दाखिल हो रहे हैं, yes, हम डिस्पोज जिन केसेस को कर रहे हैं उनकी संख्या उससे कम है। तो हर साल नए केसेस पेंडिंग में जुड़ रहे हैं, ऐसे ही 5 करोड़ पेंडिंग केस जुड़े हैं देश में। 3 साल से ज्यादा जो लगता है केस को रिजॉल्व करने में, ऐसे 50% केसेस है, मतलब 50% ऑफ द केसेस टेक मोर देन 3 years, 10% केसेस टेक मोर देन 10 years टू गेट रिजॉल्व, क्योंकि ये पाइल अप हो जा रहा है। सो वेरी रिसेंटली मतलब कुछ इस पे काबू होने की कोशिश हो रही है, बट इट रिक्वायर्स दैट द वैकेंसीज आर रिजॉल्व। बट ये वैकेंसीज का प्रॉब्लम आप भी जानते हो हैज बीन देयर सिंस इंडिपेंडेंस टाइम। देयर हैज बीन लॉट ऑफ टॉक अबाउट रिजॉल्विंग वैकेंसीज, बट वैकेंसीज रिजॉल्व नहीं होते हैं बिकॉज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल प्राइमरली इट्स अ बजट कंस्ट्रेंट, और हायरिंग प्रोसेस इतना ब्यूरोक्रेटिक है कि वो वैकेंसी फुलफिल ही नहीं होती है। सो इट इज दैट सॉल्यूशन इज ऑलमोस्ट आउट ऑफ द विंडो कि हम उसको हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो वे हैं जो जुडिशियल सर्विसेज के एस्पिरेंट होते हैं, जिनकी इच्छा होती है कि वो जज बनेंगे। लेकिन मैं जब आपको सुनो, मतलब यू आर हेडिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, आई एम पार्ट ऑफ द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। मैं जानता हूं कि जब हमारे सामने विद्यार्थियों की संख्या बढ़ जाती है, मान लीजिए आज मैं 40 लोगों की क्लास को पढ़ा रहा हूं, अचानक मुझसे कल कहा जाए कि आपको 150 लोगों की क्लास पढ़ानी, कल कहा जाए कि 250 लोगों की क्लास पढ़ानी, तो माई क्वालिटी ऑफ वर्क विल सफर, विच इज अंडरस्टैंडिंग। सिमिलरली अगर जज के सामने एक पाइल, एक पहाड़ है केसेस का, तो आई एम श्योर द क्वालिटी ऑफ जस्टिस डिलीवरी must be taking a back seat. बिल्कुल, we might not be getting the best possible justice. Yes, we are not getting the best possible justice. मैंने about 15 डिस्ट्रिक्ट जजेस को इंटरव्यू किया है, उनको अपना जजमेंट लिखने के लिए समय नहीं मिलता है। अगर जजमेंट की क्वालिटी पुअर होती है तो ऑब्वियसली देन द केस इज अपील्ड फर्दर, सो उसके चैलेंजेस है। एंड दे आर नॉट जस्ट डीलिंग विद कोर्ट केसेस, उनके ऊपर बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जस्ट लाइक अगर आपकी क्लास 3 times बड़ी हो जाएगी, योर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क विल ऑल्सो इंक्रीज, उतनी बच्चों की ग्रेडिंग करनी है, उतनी शेड्यूलिंग करनी है, तो ये कई सारे कमिटीज के पार्ट होते हैं, राइट फ्रॉम कोर्ट रूम के मतलब फर्नीचर से लेकर किसी के अपॉइंटमेंट्स, इंटरव्यूज, हायरिंग, जो इनको तो इट इज नॉट उनके ऊपर इतने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव लोड है, इतना सारा केस लोड है, दैट द क्वालिटी ऑफ द जजमेंट्स नेचुरली विल फॉल। दैट इज व्हाई यू विल सी इंक्रीज्ड अपील रेट्स ऑल्सो, क्योंकि the litigants are not happy, so they go to high courts. So ये बढ़े जा रहा है, and definitely the quality of justice is definitely impacted with increased case load. आपने तो बहुत गहराई से देखा होगा। मैं समझना चाहता हूँ कि
आखिर हमारा समाज इतना असंतुष्ट क्यों है? वे कौन सी सिचुएशंस हैं जो बार बार उसे दौड़ाती हैं, मजबूर करती हैं कि जो उनके डिस्प्यूट्स हैं, अधिक, क्योंकि इन लिटिगेंट्स में अधिकतर जो हैं उनमें डिस्प्यूट्स जो हाँ। हैं वो इंडिविजुअल डिस्प्यूट्स होते हाँ हैं, जी। कभी प्रॉपर्टी Yes, को लेकर, कभी yes, फैमिली को लेकर, yes, कभी yes. दूसरी चीज। Why as a society we are running towards courts? Is it not possible to find a better system where ए का बी से लड़ाई है, ए को भी पता है कि मेरे लिए ये पनिशमेंट है, बी को भी पता है कि मेरे लिए पनिशमेंट है, इसके बावजूद मेरे पास कोई ऐसी जगह नहीं है सी जहां मैं चला जाऊं और मुझे इस पनिशमेंट से ना खुद गुजरना पड़े ना आपको गुजरना पड़े। इज देयर अ वे ऑफ डूइंग इट? Yes, it's a very good question. अगर आप देखें तो दिस इज मोस्टली अ पोस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल एरा कि हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैव बिकम द फर्स्ट कोर्ट ऑफ अपील, राइट? इन दैट सेंस। तो क्या हो रहा है, अपना विलेज कोर्ट सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड, मतलब अभी वो नहीं रहा। गवर्नेंस हैज बीन डिसेंट्रलाइज्ड अप टू ग्राम पंचायत, पर ये जुडिशियल सिस्टम नहीं हुआ है, थर्ड टियर नहीं है। तो जो अपने कम्युनिटी जस्टिस सिस्टम्स जो बोलेंगे, जो कम्युनिटी के ही खुद के इंटरनल सिस्टम्स थे, जो कई सारे से सिंपल केसेस रिजॉल्व होते हैं, दो भाइयों के बीच में लड़ाई है, हमें कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, पंचायत के पास होता है। तो आई थिंक इट इज अबाउट टाइम दैट वी रिवाइव द विलेज कोर्ट्स एज वेल। तो ये चीज विलेज कोर्ट्स से कल को लेकर हमारा अनुभव जो है वो खाप पंचायती वाला अनुभव होता है, जिसमें लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि एकदम मिडिएवल तरीके से जस्टिस डिलीवर किया जा रहा है, या उनके अपने कास्ट बायसेस होते हैं, उनके अदर सोशल कैटेगरीज के बायसेस होते हैं, पेट्रियार्की को लेकर बायसेस होते हैं। यानी कि कई बार तो हमें ऐसा लगता है कि ये पंचायतें जिस तरह के फैसले करती हुई दिखाई देती हैं या सुनाई देता है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी नहीं मानती है। मानता हूं। विल दैट बी अ गुड आइडिया? नो, सो बट यू विल हैव टू रेगुलेट देम। अभी क्या है, वो फिर भी चल रहे हैं। जो इंस्टीट्यूशंस के बारे में आप बात कर रहे हो, जो खाप के बारे में बात कर रहे हो, वो इंस्टीट्यूशंस वैसे भी, बिकॉज वो सदियों से चले आ रहे हैं, वो वैसे भी आउटसाइड द गवर्नमेंट सिस्टम, आउटसाइड एनी रेगुलेटरी परव्यू, दे आर स्टिल रनिंग। तो द बेटर आइडिया है कि उनको आप अपने सिस्टम में इंटीग्रेट करो, उनके अपॉइंटमेंट्स को आप रेगुलेट करो, राइट? उनके जैसे उनके जो प्रोसीडिंग्स है उसको डॉक्यूमेंट करो, उनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल काइंड ऑफ कुछ प्रोविजंस लगाओ। दैट इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट दैन टू लीव देम असाइड, क्योंकि वो एनीवे वो चल रहे हैं इन एन टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे। सो वी शुड फाइंड वेज, मेरा पॉइंट ये है कि वी शुड फाइंड वेज टू समहाउ रिक्रिएट दिस इंस्टीट्यूशंस विद ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग। एंड उसमें सेफ्टी प्रोविजंस इन टर्म्स ऑफ हर जगह होता ही है कि मतलब अपील कर सके, राइट? दैट कैन उसके प्रोसीडिंग्स को डॉक्यूमेंट करें। अगर वो पंच बना रहे हो आप, तो उसमें आप काइंड ऑफ माइनॉरिटीज के लिए या फिर अपने जो रिजर्व कैटेगरी के लिए आप प्रोविजंस रखिए। सो ऑल दोस थिंग्स कैन बी डन, बट ये चर्चा बिल्कुल नहीं हो रही है। And without those local institutions, that reminds me of the Gram Swaraj by Mahatma Gandhi, who actually believed कि जो वकील हैं, यानी कि अदालत जो है, वो अंग्रेजों द्वारा लाई गई कुछ सबसे दर्दनाक या सड़ी गली व्यवस्था है। But then let's talk about these lawyers. Do you believe that this huge pendency has a lot to do with the judicial economy, where the lawyers are involved, where lawyers will get obviously their remuneration if the pendency is higher. Do you believe that lawyers are also one of the factor responsible? Definitely they are the key factor in this, because जैसे आपने बताया कि I get paid by the number of hearings I go to, right? कितने बार मैंने कोर्ट के चक्कर काटा हूँ उतने। सो सी एवरीबडी इज पार्टी टू दिस। फॉर एग्जाम्पल, आपने पूछा कि सोल्यूशन क्यों नहीं आ रहा है, और आपके जो दर्शक है दे आर ऑल्सो एस्पिरेंट्स ऑफ बिकमिंग अ डिस्ट्रिक्ट जज। तो मैंने आस्क्ड द डिस्ट्रिक्ट जज, ही सेज मेरा कोई इंसेंटिव नहीं है कि मैं ज़्यादा केसेस रिजॉल्व करूँ एक दिन में, क्योंकि मैं करके भी फायदा क्या है, मेरा कोई प्रमोशन तो होने वाला नहीं है, मैं कभी हाई कोर्ट जज तो नहीं बनने वाला। वेरी फ्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेस बिकम अ हाई कोर्ट, इट्स अ रेयरिटी। यू कीप going across the state into different district courts. So there is no, judge has no motivation to perform better. Lawyers का कोई motivation नहीं है, because जितने hearing होंगे उतनी फीस होगी, right? So absenteeism, not committing, right? Not का वो है issue है. Police is outside the system, right? They are the ones that are collecting the evidence. तो वो closely integrated नहीं है, उनके ऊपर कोई pressure नहीं है कि हम evidence collection ये सब करें। सो किसी का भी इंसेंटिव नहीं है अदर देन द एग्रीव्ड पार्टी
they are case resolve करो जल्दी से. So the system is completely But then not having any incentives to do this. sometimes it is traumatic. Yes, बिल्कुल. क्योंकि जरा कल्पना कीजिए कि मान लीजिए इस तरह के मामले में कोई अंडर ट्रायल है. हाँ. अब अंडर ट्रायल तो जेल में सड़ रहा है. हाँ जी. वो घोषित नहीं हुआ है कि अपराधी है, लेकिन उसके बावजूद उसे सजा तो भुगतनी पड़ रही है. बिल्कुल. इन माय लॉ फैकल्टी देयर वर स्टूडेंट्स हु टोल्ड मी कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिन केसेस में दरअसल एज अंडर ट्रायल वो उतनी सजा भुगत चुके होते हैं जितनी दरअसल उनको सजा मिलने वाली है. Yes. एंड फाइनली बिल्कुल. दे हैव टू क्लोज द केस सेइंग कि वो तो पहले ही सजा भुगत चुका है. Yes. तो डोंट यू थिंक दिस इज अनफेयर टू द पर्सन? बिल्कुल अनफेयर है. उसके ह्यूमन राइट्स के साथ एक तरह का अन्याय है. बिल्कुल ऐसा है. और अनफॉर्चुनेटली उनकी कोई आवाज नहीं है, बिकॉज दे आई एम जस्ट सेइंग दिस, इसका क्योंकि दे आर नॉट वन ग्रुप. तो पॉलिटिकल इकोनॉमी जस्ट लाइक लॉयर इकोनॉमी या जुडिशियल इकोनॉमी आपने बताया, पॉलिटिकल इकोनॉमी में उनकी कोई वॉइस नहीं है, बिकॉज दे आर फ्रैगमेंटेड, दे आर एवरीवेयर, राइट. तो दैट इज व्हाई द सिस्टम इज अनेबल टू प्रोड्यूस अ सॉल्यूशन फॉर दिस. And I don't know whether my audience are aware of it or not. लेकिन जब हम इस पूरे तबके को देखते हैं, ये तबका सब तबकों का इक्वली रिप्रेजेंटेटिव तबका नहीं है. जिस तबके को इसमें सफर करना पड़ रहा है उनमें से अधिकांश लोग मार्जिनलाइज सेक्शन से आते हैं. वो माइनॉरिटी से होंगे, वो SC ST से होंगे. अपने ये एक अकेली जगह है जेलें, जहां पर मार्जिनलाइज सेक्शन अपनी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन से ज्यादा रिप्रेजेंटेड होता है. क्योंकि उनके पास सुविधाएं कम होती हैं, उनके पास इस बात की गुंजाइश कम होती है कि वो जुडिशियल सिस्टम में वो लूप होल खोज सकें और मुक्ति पा सकें. एंड दैट्स व्हाई. बट देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? आई मीन ये हम लोग समस्या के बारे में शायद जानते हैं, लेकिन सॉल्यूशन क्या है? कैन वी थिंक ऑफ आउट ऑफ बॉक्स? व्हाई कांट AI do the vetting part? Why can't AI do the most of it, and we can do the hearing in 2 hearings and solve it? डेफिनेटली आई थिंक टेक्नोलॉजी का डेफिनेटली एक इम्पैक्ट होगा. सरकार हैड ट्राइड समथिंग कॉल्ड केस फ्लो मैनेजमेंट, मतलब केसेस को अलग अलग कैटेगरीज में बनाना, ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 5 तक. ट्रैक 1 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस. जजेस विल एक्टिवली गेट इन्वॉल्व इन रिजॉल्विंग देम. तो ऐसे कई सारे रिफॉर्म्स आए हैं, बट एज आई सेड, बिकॉज इंसेंटिव्स आर नॉट अलाइंड, दे डोंट गो थ्रू. टेक्नोलॉजी कैन ऑल्सो कम इन. टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी आएगी. टेक्नोलॉजी एटलीस्ट अभी कोर्ट केसेस को पब्लिक डोमेन में आ रहे हैं थ्रू द ई-कोर्ट्स डेटा. वी आर एबल टू सी कि केसेस कैसे प्रोसीड हो रहे हैं. थोड़ा बहुत अभी रिसर्च उस पर उस डेटा को यूज करके आ रहा है. AI कैन बी यूज्ड. AI साउंड्स द मोस्ट एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी, मतलब लोग को, बट आई डोंट नो that उनका कहाँ तक we can integrate. We can at best use it in drafting the argument, maybe. There can be several things. For example, अब मैं एक रोचक सी चीज बताता हूँ, शायद आप इस बात को देख पाएंगे. आज से 5 साल पहले तक जब हम सिविल सर्विसेज की प्रेफरेंसेस देखते थे, तो उसमें प्रेफरेंसेस होती थी IAS, IPS, IFS, समटाइम IFS ऊपर, लेकिन ये उसके बाद आता था रेवेन्यू सर्विसेज, इनकम टैक्स, फिर आता था रेवेन्यू सर्विसेज, कस्टम एक्साइज. I'm interviewing for 22 years. I've seen this pattern. In last 5 years, it has reversed. Acha. Custom excise has become higher, and the income tax has become, direct taxes has become lower. Why? When we do a just back of the envelope research, we figure out it has become so. Why? Because as we called faceless assessment has come up. Correct. जिसका मतलब है कि अब मेरा इनकम टैक्स रिटर्न किस व्यक्ति के पास जाएगा मुझे नहीं पता है, और जिस व्यक्ति के पास जाएगा उसे नहीं पता कि इनकम टैक्स रिटर्न किसका है. करेक्ट. द AI इज डूइंग इट. फॉर एग्जांपल, माय रिटर्न मे गो टू गुवाहाटी. गुवाहाटी में कोई इनकम टैक्स असेसर बैठा होगा, इनकम टैक्स ऑफिसर या असिस्टेंट कमिश्नर, वो उस रिटर्न को देखेगा. So the possibility of one-to-one interaction, hence corruption has gone down. And since the corruption has gone down, that's why the service preference has gone down. That is unfortunate part of our society, but that's a different thing. But what I'm saying is that it means the AI, because why now what is happening? AI is picking the red flags. कि यहाँ लगता है crime हुआ है, यहाँ लगता है कि कुछ गड़बड़ हुई है. Can we have it in a criminal justice system or in the civil courts to do it? Because ultimately 5 crore तो डरावनी फिगर है. यस. तो जैसे आपने बताया कि डेफिनेटली आर्ग्यूमेंट्स को मतलब कंपाइल करने के लिए, जजमेंट लिखने में लॉट ऑफ एफिशिएंसी कैन बी हैड. वन की थिंग जो हम मिस करते हैं कि इट्स नॉट ओनली जुडिशियल टाइम को, ऑब्वियसली हम एफिशिएंसी इंप्रूव करके वी कैन स्टार्ट रिजॉल्विंग मोर केसेस. लॉट ऑफ थिंग्स आर आउटसाइड द सिस्टम. फॉर एग्जांपल क्या है, दोनों अपियर ही नहीं होते. एब्सेंटिज्म, यू नो राइट. हमने कोर्ट ने डेट डिक्लेयर की कि दोनों पार्टीज को आना है, एक पार्टी नहीं आएगी, फिर एडजन होगा,
फिर कोई और आएगा, कोई और नहीं आएगा। एविडेंस कलेक्शन विच इज आउटसाइड द सिस्टम, इस पे बहुत टाइम जाता है। अराउंड 40% ऑफ द टाइम ऑफ एटलीस्ट सिविल केसेस, इवन क्रिमिनल केसेस, गोज आउटसाइड द कोर्ट रूम। जिस दोनों पार्टी को लाने में और एविडेंस को कलेक्ट करने में टाइम लगता है। सो आई एम सेइंग द एफिशिएंसी हैज टू बी अक्रॉस द होल, मतलब द जर्नी ऑफ द केस। इट कैन नॉट बी ओनली इन द कोर्ट रूम। कोर्ट रूम में डेफिनेटली एआई विल ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू। Some judges are already starting to use AI to draft the judgments. Because ChatGPT can do it. ChatGPT can do it, and it will do it in a much better way, right? Which is more rigorous, which doesn't have any flaws that can be used for an appeal. So it can look at the history, it can compile so much data. So all that is so the judge time will definitely become more productive. वो तो हो गई. But I'm saying other जो weak gaps है system में in terms of penalizing absenteeism, right? मतलब non-show, right? And also evidence collection through the अपना लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम, ऑल दोस थिंग्स हैव आल्सो। वरना क्या है, बॉटलनेक हो जाएगा कि बाकी चीज तो जज के पास टाइम है, वो जैसे बट ट्रैफिक पार्टीज ही नहीं आ रहे हैं, तो पार्टी कोर्ट ही नहीं आ रहा है। सो वी शुड बी सॉल्विंग एट ऑल लेवल्स। सो यू विल हैव टू लुक एट द केसेस एट द माइक्रो लेवल, और हर स्टेज के लिए वी हैव टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। वेल शोभित, आई लाइक द वे यू आर एबल टू एनालाइज दीस थिंग्स इन माइन्यूटली। मुझे बताइए कि जो नई लॉज आई, जो हमने आईपीसी को, सीआरपीसी को, एविडेंस एक्ट को चेंज किया, और बीएनएस और ये लॉ थी, will that have any impact on the pendency, or if we are just changing names? I think it is mostly cosmetic. उसमें ज़्यादा very minor changes have been made. नाम बदला है of course, but I don't think उसमें जैसे चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, for example case management, या पहले even in CPC, right, there were penalties defined, timelines defined, उसको स्ट्रिक्टली एनफोर्स करना पड़ेगा। लीगल सेंस में जैसे पैसा की बात की जाती है, या बीएनएस की बात की गई, तब भी कहा कि पेंडेंसी में फर्क पड़ेगा। क्या लीगल फ्रंट पे कुछ, मतलब जो जिसे हम लेजिस्लेटिव फ्रंट कहते हैं, उस पे कुछ करने की जरूरत है? सो आई थिंक जिस एज आई एम सेइंग कि जो सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसके फ्लॉज, उसके वीक पॉइंट्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है, उन पर पेनल्टी बढ़नी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, some cases should not take more than a specified amount of time, and if you feel that any of the parties is deliberately delaying, तब उस पे पेनल्टी होनी चाहिए। If the judges perform well, their incentives should be higher, right? अभी उनके पास कोई incentive नहीं है। In terms of it should be used in their promotions, it should be used in giving them other incentives, right? तो ये चीजें होनी चाहिए। Legislatively, definitely, somebody exploiting the system should be penalized much stronger. मतलब it can be financial penalty, it can be that the case is dismissed, right? So such things. Can we cut supply? I mean, honestly, मुझे ये लगता है कि 5 करोड़ की संख्या इतनी डरावनी है कि we should ensure to cut supply. Yes. The number जो fresh cases आ रहे हैं वो कुछ कम होने चाहिए। Yes. अगर हम इन जनरल लोगों की लीगल अंडरस्टैंडिंग को देखें, समाज में जो एक लीगल लिटरेसी होती है, उसका जो स्तर है, पब्लिक पॉलिसी को लेकर लोगों की जो समझ है, ये समझ कि अलग अलग सिस्टम्स जो हैं वो इतने अलग अलग नहीं हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये समझ इन जनरल हमारी सोसाइटी में कम है। Yes. और इसका भी असर इस रूप में बहुत बार होता है कि लोग दे गेट इनटू लिटिगेशन। Yes. Yes. क्या किया जा सकता है पब्लिक पॉलिसी के लेवल पर, इंडिविजुअली, इंस्टीट्यूशनली, सोशल, एट अ सोसाइटल लेवल, क्या क्या किया जाना चाहिए? सी एक चीज तो हमने डिस्कस की कि कैन वी डिसेंट्रलाइज टू द थर्ड टियर, राइट? उसके बारे में सोचना चाहिए। सॉल्यूशंस आर नॉट ऑब्वियस, बट यू कैन लर्न कि जो बाकी चीजें हो रही है उससे हम कुछ कर सकते हैं। सेकेंडली, लीगल एजुकेशन हैज टू इम्प्रूव। अभी अ पर्सन इज मोस्ट लाइकली, लॉयर बोलते हैं चलो केस लड़ते हैं आपका, राइट? बिकॉज लॉयर का इंसेंटिव है कि चलो केस लड़ेंगे। इफ आई हैड द राइट लीगल एजुकेशन, आई नो माई चांसेस ऑफ सक्सेस, आई नो कि ये कैसे इसको बेटर लड़ा जा सकता है, किस प्रोसीजर। ये लीगल एजुकेशन अपना बहुत पुअर है। So many a times, because of most of the judiciary being in English also, ये भी एक प्रॉब्लम है, right? Thank you for saying it, because तो हमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ये बात महात्मा गांधी के बाद बहुत कम लोगों ने कही कि अगर न्याय की भाषा और लिटिगेंट्स की भाषा अलग अलग होगी तो उन्हें बहुत बार ये पता ही नहीं होगा कि उनके बारे में जो बात हो रही है वो क्या बात है। I do remember, I mean, I don't know whether it would be good anecdote for my viewers and you as well. I sign in Hindi. That's I've been doing for for last 40 years, and every time I sign in Hindi on any legal paper, I have to give an indemnity bond of 100 rupees court paper saying that my lawyer or some educated person, I hold a PhD like you, sir, but still I have to write it कि मुझे ये बात मेरी भाषा में समझा दी है, और अगर ट्रांसलेशन में कोई गड़बड़ हुई तो इसकी जिम्मेदारी मेरी है। I mean,
आई एम इन माई ओन नेशन, यस मैं अपने देश में हूं, अपनी भाषा को जानने के लिए मुझे इस शर्मिंदगी से बार बार गुजरना पड़ता है, because the language of the court यस is not the language of Yes. the litigants. यस And in every part of the history, whenever the language of the court was different from the language of the masses, there was exploitation. बिल्कुल संस्कृत थी तब भी, पर्शियन थी तब भी, आज अंग्रेजी है तब भी. I mean, why can't we connect Yeah. better यस with our litigants? बिल्कुल एंड दिस इज वन मोर प्लेस वेयर एआई कम्स इन. अभी लैंग्वेज ट्रांसलेशन हैज बिकम सो इजी राइट. तो जो भी जजमेंट है उसको क्विकली यू कैन ट्रांसलेट. आई कैन रीड बहुत सारे जो अपने न्याय के प्रोविजंस है इन माय लोकल लैंग्वेज, दैट शुड बी अलाउड. पर अभी वो होता नहीं है. सो मोस्ट ऑफ अस आर डिपेंडेंट ऑन अ लॉयर की उनकी एक्सपर्टीज के ऊपर वो जो बोलेंगे वो बोलेंगे कि ऐसे केस ड्राफ्ट. मेरे खुद का जजमेंट आप और मैं वी आर प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, वी कांट अंडरस्टैंड द लीगल लैंग्वेज आवरसेल्व्स. So imagine, even though we are English educated, we can understand English, we can't read a court judgment. उसमें कुछ समझ में ही नहीं आएगा. The legal language has been made so far away. So I think these things have to be made simplified. More people will get to know about these things. They will know that what should I मतलब go and litigate for, what should I not, what are my chances, whatever is the lawyer saying, is he saying the truth, can I verify it. ये सब चीजें is very difficult and definitely breaking the hegemony of English is very important and technology can very easily do it. ऐसे कोई मेरे बड़ी ख्याल बात से नहीं. इसका विपरीत भी शायद उतना सच होगा अगर हम देखें कि हमारे यहाँ जो हमारा युवा है, जिसे हम आजकल जेन जी कहते हैं, जेन जी की अपनी एक भाषा है, उसका सोचने समझने का एक तरीका है. हमें पसंद आए ना आए, लेकिन सच्चाई है कि वो भविष्य है. क्या हमारे और उनकी समस्याएं भी अपनी तरह की हैं, उनकी रिलेशनशिप्स की समस्याएं हैं, उनकी अपनी दूसरी समस्याएं हैं जिनमें लीगैलिटी के बिंदु शायद उतने स्पष्ट है नहीं. क्या हमारी जुडिशरी या हमारा लीगल सिस्टम भी सेंसिटिव है जेन जी की जरूरतों के हिसाब से, या दे आर सिटिंग इन सम हाई चेयर एंड दे नो नथिंग अबाउट द जेन जी थिंग? सी आई थिंक जुडिशरी, जैसे हमने अपनी बात भी चालू की थी, इज अ वेरी क्लोज सिस्टम. उनका जनरली मासेस से इंटरेक्शन नहीं होता है. दे इंटरफेस थ्रू द लॉयर्स, मतलब थ्रू द बार. तो उनको आम आदमी की कोई समस्याओं की कोई आई थिंक अंडरस्टैंडिंग नहीं है. अगर उनको पता होता कि 5 करोड़ पेंडिंग केस, 50% केसेस टेकिंग मोर देन 3 years टू गेट रिजॉल्व्ड, दे वुड फील अबाउट इट. आई थिंक आफ्टर देयर सिलेक्शन एज जजेस, आई थिंक दे आर सो फार डिस्टेंस्ड फ्रॉम पीपल्स इश्यूज की ये उनके लिए कोई एजेंडा नहीं है. तो फॉरगेट अबाउट जेन जी. आई थिंक जनरली मासेस की क्या समस्या, एंड वी आर primarily a young country, so I don't think they understand. What is the status of their grip of the situation? For example, हम लोगों ने ये समझने की कोशिश की अपने कॉलेज में कि हमारे विद्यार्थियों को किस किस्म की समस्याएं हैं, and we realize in 85% of the time, 85% of the time, it had something to do with a digital device. चाहे वो रिलेशनशिप की बात हो, चाहे उनकी लड़ाई की बात हो, चाहे उनके नोट्स की बात हो, उनकी समस्याओं का 85% उस मोबाइल नाम की चीज से या कंप्यूटर नाम की चीज से होकर गुजरता है. Is our judicial system capable and aware of the fact कि अब nature of delinquency जो है, अपराधों का तरीका या समाज में जो बिखराव है उनके तरीके भी अब डिजिटल हो गए हैं, चीजें बदल गई हैं. Are they capable of handling these So things? see, there's a huge gap. मतलब क्या है, because of time bound promotions, right? आपको पता ही है, right? You already know कि 10 साल बाद कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाला है. When you reach there, you are at a very senior age, right? आपको young, अभी you are at reaching the age of late 50s or 60. How will you know कि एक 18 साल के बच्चे का क्या challenges है? Because there's a huge grandson की age हो गई वो तो, right? So I think that type of a generational gap is there. They don't know the lifestyle, they don't know the challenges that these young people, cyber stalking हो रहा है, cyber crime हो रहा है. I think it is too, I mean, because they are so distanced from it, this is a problem. So why should it only be time bound? Why should there, और पूरे कमिटीज में ओनली सीनियर पीपल सिट, कोई कमिटीज में कोई यंगर जज नहीं बैठता है. Then we are reaching to that collegium system. या मुझे बताइए कि अलग अलग राजनीतिक दलों ने, व्यक्तियों ने इस कॉलेजियम सिस्टम को लेकर अलग अलग राय व्यक्त की. We have to strike a balance between the independence of judiciary एक तरफ and accountability of the judiciary on the other hand. Yes. What is your opinion? Is it time to do away with the collegium system? Yeah, I think the NJAC was a great kind of reform जो आया था. All states supported it. Center में support आया था उसका. Because there should be some accountability.
it need not be ki judges are not a part of it, but they are a part of it. Then there is opposition, there is a law minister, there is right, some nominees from But the you're government. saying that executive must have some Yes, say they in should. it. See, ultimately, you should be accountable. We are a democracy. You should be accountable to the people in some form. You cannot be totally unaccountable, right? जो But आज then का status, state, हाँ, if the executive is part of it, and the yes, argument generally given is that state is the biggest litigant, yes, and you're allowing state yes, to appoint judges. So yes. you're effectively making litigants responsible to appoint judges. That's true. So that is, I mean, what नहीं, about you natural justice? नहीं, नहीं. So you will also have the leader of opposition. You will also have senior judges being a part of it. I'm saying, I'm not saying that the government has a full control over this, right? But They they should should have some also say. some say in it, right? आज के दिन there is no say in appointments or any of these things, and ultimately we are talking about the common people here, right? Through their representatives they will make the system accountable ना. अभी उनके पास कोई वॉइस ही नहीं, उनको जुडिशियल रिफॉर्म चाहिए, आप और मुझे जुडिशियल रिफॉर्म चाहिए, हम करेंगे क्या? There is no way that we can make these changes happen. There should be a way, right? So that is where people are feeling a sense of hopelessness. So I'm saying everybody has to be a part of it. There has to be some accountability, and globally, India is the only system Where the that has judges this- appoint judges. judges appoint judges with no accountability. फिर होता ही नहीं है, right? I mean, are other judicial systems not functioning? Are other societies not similar Here to comes India? another point. Yes. Are when we talk about the bar and benches, both in the bench and the bar, the diversity is always doubtful. I mean, the way we see even in the bureaucracy, in bureaucracy at least we see some diversity, marginalized section reaching to some positions. Yeah. But in judiciary, it takes. I mean, it appears that there's some kind of a aristocracy going. Yeah. ऐसा क्यों है कि हमारे यहाँ जो वंचित समाज के लोग हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग सोशल कैटेगरीज, जाति को लेकर, धर्म को लेकर, उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन जो है बार और बेंच में एडिक्वेटली नहीं मिलता है? क्या क्या तरीका है इसको? Exactly, because the system is closed. आपको पता है ये होल अंकल जजेस वाला सिस्टम, Yeah, the ठीक है? uncle judges आपके syndrome. जज अंकल है, आप लॉयर हो, उसी कोर्ट में there are favors. Eventually, lawyer is taken, advocate is taken and made a judge. So the system is, I mean, in that sense, very aristocratic बोलना चाहिए, या lot of nepotism is there and everybody is aware of this. So, I mean, unfortunately उसके बारे में कोई डिस्कोर्स नहीं हो रहा है. Nobody is talking about it, and it is completely getting exploited because आप clearly पता है कि ये अंकल के ये जो भतीजा है इस कोर्ट में काम कर रहा है, आगे के जाकर वो वहाँ बैठेगा. So everything is, lot of it is fixed already. And I mean, just imagine, right? The biggest problem facing society, but society has no role in changing this. System is completely closed with no accountability. I think it is something that we should talk more, and I'm happy कि आपने ये topic choose किया है. इसके बारे में और चर्चा होनी चाहिए. और yes. बट बहुत पेशेंस आज की दुनिया में हमारे व्यूअर्स के पास भी नहीं है, लोगों के पास भी नहीं है. आजकल रील्स और शॉर्ट्स का वो है. इफ यू आर गिवन दिस responsibility to fix the system, but you can make maybe 1-2 major changes, no major changes otherwise. What that magic change will be? Okay, one big change is, again, I think we should revisit NJAC. उसमें क्या changes लाने चाहिए थे? If there is any questions, it cannot just be summarily dismissed saying that this is against the independence of judiciary. मतलब उसका आगे कोई explanation नहीं था. I think that should happen. So से accountability आएगी, people's participation will increase, a lot of reform will come that way. Secondly, I think there should be more and more focus on the district level, जो अभी सभी के purview के बाहर है. I think district judges से जितना मैंने बात किया है, they are in a very sorry state. मतलब उनके ऊपर जो workload है, plus there are no incentives to do anything good, right? I think they should be given a upward mobility बोलते हैं ना, कि आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आपको हम हाई कोर्ट ले जाएंगे, आपको आगे करेंगे. Because आम आदमी वहां पर जा रहा है, हर दिन कोर्ट वहां पर जा रहा है. So I think at 2 levels, one at the central level, where the whole Judicial Appointments Commission has to be revisited. At the district court level, the district judges would need more support and better incentives for better performance. Varna, I think system will not change. Shobit, you are heading a university, and अगर आप जाहिर है कि चूंकि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं तो आपको लगातार विद्यार्थियों से संपर्क रहना पड़ता है, और मेरा भी संपर्क विद्यार्थियों से लगातार रहता है.
पिछले कुछ सालों में लॉ एजुकेशन को लेकर, लीगल एजुकेशन को लेकर एक तरह का उत्साह बढ़ा है। आप देखेंगे नए तरह के कोर्सेज शुरू हुए, Yes, yes, इंटीग्रेटेड लॉ वाले yes, कोर्सेज हैं और बहुत सारे विद्यार्थी, क्लैट जो है वो yes. अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट परीक्षा बन गई है। बहुत सारे हम्म, विद्यार्थी हम्म, उसे क्रैक करना चाहते हैं और अलग अलग यूनिवर्सिटीज में लॉ पढ़ रहे हैं। अ, पता नहीं उन्हें मालूम है कि नहीं वो इस तरह के सिस्टम में जाने पड़े, हम्म, या फिर उन्हें शायद पता है और वो इस सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने की संभावना देखकर जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप इन बडिंग एडवोकेट्स को लेकर जो अभी हम्म, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं, 5 साल पढ़ेंगे और उसके बाद जाके वो किसी के जूनियर बनेंगे, फाइल उठा उठा के चलेंगे और फिर आज 10 साल के बाद वो सीनियर लॉयर बनेंगे, उन लोगों के लिए आपके पास क्या सलाह है इस पेंडेंसी के संदर्भ में और अपनी अब तक की जो लीगल समझ आपकी इस जुडिशरी को लेके बनी है, पॉलिसी को लेके बनी है उसे? टू पीसेस ऑफ एडवाइस। एक तो एथिकली आई थिंक दे शुड बी स्ट्रॉन्गर, क्योंकि बिकॉज सिस्टम ब्रोकन है, उसको हर लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं एंड एडवोकेट्स ऑल्सो एक्सप्लॉइटेड, ऑल ऑफ अस आर अवेयर ऑफ दिस। सो आई थिंक मोर थिंकिंग ऑफ द पीपल, और मतलब trying to keep a strong ethical fiber is very very important. I think that is one piece of advice, which is more of a moralistic advice. Second thing I believe is the best talent is not going to become judges. They are not going, they don't opt to be judges. सब लोग बार में बहुत खुश है, किसी को बेंच में नहीं जाना है, because of course बार में there's a lot of money to be made, but once you become a judge, possible options of corruption जैसे आपने बोला कम में. But I think we need more and more good judges. So I would encourage the best students out there to actively think of making a choice of becoming a judge when they get an opportunity. They should make that choice. Varna people will continue to be advocate all the way up to Supreme Court, but will not opt for getting into the bench. I think bench में people are also looking for people with very good ethics and great judgments. I think वो अभी gone are those days where बहुत ही great judges जिनके नाम लिखे गए थे हिस्ट्री में, जिनके जजमेंट्स आज भी साइट होते हैं, ऐसे जजेस अभी आ नहीं रहे, बहुत कम है आई वुड से. So we need the best talent to make that choice. Many of them are not making that choice. They continue to be on the bar. So I think I would encourage them to. Shobit, you are university vice chancellor, Yes. and this position has always I found it amazing. Mhm. Why? Because ये समझ में नहीं आता कि आपकी अधिकांश जिम्मेदारियां एडमिनिस्ट्रेटिव होती हैं, Yes. and you're academician at the core. Mhm. How do you balance you being academic and you being administrative? See, I think at the different stages of the career, right? I think at one time you are primarily into teaching, research and all. But I think at one stage you should also start building the ecosystem. जैसे ऐसे अच्छे academics निकले आपके institution से, ऐसा अच्छा research निकले, आप ऐसा अच्छा ecosystem या वातावरण बनाए कि यहाँ पर academics flourish हो. But So you will multiply और you will. ऐसा करते में आपका जो एकेडमिक्स है, हाँ, अपना आप एकेडमिक्स, बिल्कुल. क्योंकि वो तो एक जॉय देता है ना. Yes, yes, वो बिल्कुल. उसके साथ कॉम्प्रोमाइज की स्थिति नहीं आती. नहीं, आई थिंक कॉम्प्रोमाइज की स्थिति आती है अगर आप उसको कॉम्प्रोमाइज सोचेंगे तो, राइट. आई थिंक अगर आप ऐसे सोचेंगे कि आप एक इंस्टीट्यूशन बना रहे हो जो आपकी लेगेसी है और आगे जाकर आपके जैसे और कई सारे लोग इस इंस्टीट्यूशन से निकलेंगे, तब आपको नहीं लगेगा कि मेरा पर्सनल, अगर आप पर्सनल ग्रोथ सिर्फ आपके पेपर पब्लिकेशंस, आपके क्लास का फीडबैक देखेंगे तो ऑब्वियसली यू विल फील इट्स अ कॉम्प्रोमाइज. बट इफ यू फील दैट आई एम गिविंग समथिंग बैक, राइट, जैसे कि एक पेड़ वापस सीड्स देता है जिससे कि और सीड्स आए, that is the satisfaction of the tree at that stage of life. So I think that is something that I see कि I'm building an institution that will produce hundreds and thousands of Shobits going forward. And you find it satisfactory? Yeah, totally. If you make that mental switch in your mind, you're totally satisfied. Yeah. So tell me a few anecdotes, incidents when you are moving in like the youngest vice chancellor and maybe entering some other institution and even the gatekeeper refused to recognize you as vice chancellor. How do you manage? No. That has not happened yet, but definitely it happens that when I go to vice chancellor meetings. Right. Yeah, that is another. See, either you should have no hair or white hair for you to be seen as a vice chancellor. So people are always amazed that what are you doing here? So I think that is also a flaw in the system. क्योंकि just like we discussed about judges, वाइस चांसलर बनने की क्राइटेरिया ही इतने स्ट्रिंजेंट है कि कोई यंग आदमी बन ही नहीं सकता. You have to be, I'm told that you have to be a professor for 10 years. A professor for 10 years and you should have some big academic experience and this and that, right? I mean, after your PhD and all that, you become a professor and you do all this. See, I think it's a flaw in the system because as you get more and more senior and India is a primarily young country, you will not understand their issues. जैसे कि आप बता रहे थे कि you will not know कि वो आज शाम में क्या कर रहा है अपने मोबाइल फोन में, उसे घर में क्या समस्या है. You will only know if you are younger.
So I think the system somehow has incentivized that very old people will become vice chancellors. So they are all very surprised. Ki, what are you doing here? Then I say, ki, they are vice chancellor of this, and then they're also, some of them are very pleased. Some of them are surprised that, okay, how is this possible? And it is possibly not the right thing to do. So this is one big gap that I see that is there. And many a times this whole vice chancellor fraternity, I mean, I'm speaking against my own fraternity, but has been supporting each other in their career growth. So So again, a closed system. a very close system, because somebody has been somebody's PhD guide, has recommended that person somewhere else, somewhere there's a political affiliation, so they get in, right? So I am a complete lateral entrant, right? Because I am also one of the founders of the university, so I have not come through anybody's personal recommendations or सिफारिश से तो नहीं आया. So people are surprised, अच्छा जी आपके कौन है, who is your godfather that you became vice chancellor? I'm like, no, I made it on my own, राइट. सो ये बहुत ऑड लगता है लोगों को, वरना देयर इज अ लॉट ऑफ इनब्रीडिंग जो बोलते हैं ना, कि आपस को सपोर्ट करने से लोग आगे बढ़ते हैं. एंड आई थिंक दैट इज हाउ इट इज. इट्स अ ट्रेजेडी ऑफ द एकेडमिक्स एज वेल, जो आई थिंक इज अ कंप्लीटली डिफरेंट पॉडकास्ट. कभी करते हैं कि कैसे ये सिस्टम इज आल्सो इन सम वे रॉटिंग फ्रॉम इनसाइड, and there's a need for some form of transformation. Okay, before we wrap up, the last one, what should be, I mean, your message of Vice Chancellor Dr. Shobhit to the youngsters? See, I think as young people entering universities, our primary focus is our job and career. I think हमें थोड़ा और systemic सोचना चाहिए कि without having a good society, without having a good public administration, आप आपके पर्सनल लाइफ में कभी सक्सीड नहीं कर सकते. आज हम दिल्ली में बैठे हैं, राइट? मैं कितना भी बड़ा आदमी बन जाऊं, आप और मैं वही हवा, वही पानी पी रहे हैं, वही हवा सूंघ रहे हैं, राइट? दिस इज अ प्रॉब्लम. सो वी शुड नेवर थिंक दैट इफ आई ऑप्टिमाइज फॉर माई पर्सनल करियर मेरी लाइफ अच्छी रहेगी. हमें थोड़ा सिस्टमिक सोचना चाहिए. हमें अपना काम करते हुए वी शुड ट्राई टू मेक अ बेटर सोसाइटी एंड अ बेटर नेशन. सो उसके और उसमें एक अहम मुद्दा है इज जुडिशरी. प्लीज डोंट इग्नोर दैट. उससे आपके जॉब्स रिलेटेड है, उसके आपके कंट्री के जो ग्लोबल स्टैंडिंग है वो रिलेटेड है, लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड है. ये सब आपको पर्सनल लाइफ में इम्पैक्ट करेगा. सो वी शुड ऑलवेज थिंक ऑफ गिविंग बैक and fixing the system as well, not only optimizing our personal professional lives. Very well said. On that note, we wrap up this particular casual talk, and I'm sure my students, हमारे अपने विद्यार्थी, your viewers, उन सबको इससे एक इम्पॉर्टेंट इंसाइट मिली होगी. जनरली हम जुडिशरी के बारे में बहुत कम जानते हैं. हम जितना जानते हैं वो केवल कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी पढ़कर जानते हैं. हम ये नहीं देखते कि ऑन ग्राउंड जुडिशरी कैसे काम कर रही है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं. Especially this talk about pendency and how it affects the entire republic. I'm sure my viewers will find it very, very useful. Please do comment and let us know कि आपको इस particular podcast को लेकर और इस विषय को लेकर आपकी अपनी क्या राय है. Thank you. Thank you, sir. Thank you.